जो भी लोग जिम्मेदार हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के एक इतने महत्वपूर्ण मामले से जुड़ा है सर ये प्रकरण, कि अगर इसमें भी कोताही बरती गई तो मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा कि इस देश के लोगों का यहाँ की व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि राम के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। वो चाहे कुछ भी और चीज कहें, लेकिन इसके साथ जुड़ी है। अगर वह उस मंदिर में भी लूट हो और उस लूट के लिए लोग दंडित तक किए जाएं, ये देश की सरकार और व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। साफ दिख रहा है कि वहां पे चोरी खूब हुई, और चोरी बिना जो ट्रस्टियों की सहमति के, बिना उनके जिसे कहते आंख बंद किए हुए संभव ही नहीं था, हो ही नहीं सकता, कहीं नहीं हो सकता, तो वहां कैसे होता। ट्रस्टी किसने नियुक्त किया? जिसने ट्रस्टी ऐसे नियुक्त किए जो एकदम शिथिल थे, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, तो आखिर जिसने नियुक्त किया वो भी तो जवाबदेह होना चाहिए ना। नमस्कार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, इस कांड ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है। ये लोगों की आस्था पर प्रहार है और लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि असली गुनहगार कौन है। आम चर्चा ये है कि कुछ छुटभइये लोगों को गिरफ्तार करवा करके जो ट्रस्ट और प्रशासन के ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, वो अपने को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। एक और सवाल ये है कि जब अयोध्या फैजाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, राम मंदिर परिसर और उसके आसपास मजिस्ट्रेट तैनात हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर और इतने दिनों तक लगातार चोरियां हुई कैसे? तीसरा सवाल ये है कि वहाँ जो अयोध्या का जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट, उसने जमीनें इतने ऊंचे दाम पे क्यों खरीदी? जो जमीन 2 करोड़ की थी उसको 10 मिनट बाद 18 करोड़ में खरीदा। तीसरी बात यह है कि जो अयोध्या के परंपरागत संत महात्मा हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, ये लोग उनके जमीनों पर, उनके मंदिरों पर, मठों पर कब्जा कर रहे हैं और अपना एकाधिकार करना चाहते हैं। इन्हीं सब सवालों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ श्री विजय शंकर पांडे हैं, जो 1992 और 93 में अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट रह चुके हैं और भारत सरकार के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। पांडे जी, इस पूरे मामले पर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 5 फरवरी 2020 को जब ट्रस्ट बना, तो उस ट्रस्ट को मंदिर और उस पूरे परिसर 67.7 जो एकड़ जमीन थी, वो जब हैंडओवर की गई और उनको ये पूरा अधिकार दिया गया, निर्माण के बारे में, पूरे उसके मैनेजमेंट के बारे में पूरा अधिकार दिया गया, और इसका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद ये इस पर आदेश भी जारी हो गया गृह मंत्रालय से, इसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ जिसमें सारी बातें लिखी हुई थी। इसका मतलब था कि ट्रस्ट को सर्वशक्तिमान बनाया गया। अच्छी बात है कि एक राम मंदिर का एक ट्रस्ट था, उसको उसके बाद पूरे अधिकार होने चाहिए, बाहर से कोई दखलंदाजी की कोई स्कोप नहीं था। और ट्रस्ट में 15 सदस्य थे बनाए गए, उनमें 9 थे जिनका नाम ट्रस्ट डीड में अंकित था, और बाकी जो 6 हैं उनमें 3 अधिकारी, जैसे जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या और गृह सचिव प्रदेश सरकार और एक और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, इनको उसके अतिरिक्त एक शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि को ले आना और एक स्थानीय, इस तरह करके करीब 15 लोग हुए। अब आप ये देखिए कि जब 15 लोगों को ये ट्रस्ट पे बनाया गया, तो ये ट्रस्ट क्योंकि जो उसकी स्पिरिट थी वो था कि ये 15 के 15 लोग पूरी तरीके से इसको देखेंगे आखिर हो क्या रहा है। अब देखिए, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि उसके जो जनरल सेक्रेटरी वो चंपत राय चुने गए, उसके अध्यक्ष बने नृत्य गोपाल दास जी। देखिए, पहला सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर ये 15 ट्रस्टी कर क्या रहे थे। चलिए, चंपत राय के ऊपर आरोप आ रहा है कि ये सारी उसमें शामिल थे, इन्होंने ही सब लगाया, लेकिन मैं तो बिल्कुल ये सवाल, देखिए वो तो साफ दिख रहा है कि वहां पे चोरी खूब हुई, और चोरी बिना जो ट्रस्टियों की सहमति के, बिना उनके जिसे कहते आंख बंद किए हुए संभव ही नहीं था, हो ही नहीं सकता, कहीं नहीं हो सकता, तो वहां कैसे होता। इसमें तो कोई प्रश्न उठाने की जरूरत ही नहीं। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि
ये जो ट्रस्टी थे 15 कर क्या रहे थे, उसमें पराशरन जी जो सबसे देश के बड़े प्रसिद्ध वकील, उनका नंबर 1 पे नाम है। उसके अलावा वासुदेवन सरस्वती जी, वो उनका नाम है। इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं। और इसमें अधिकारी भी 4 हैं। उसमें निपेंद्र मिश्रा जी भी हैं, जिलाधिकारी भी हैं, गृह सचिव भी हैं प्रदेश के, संजय प्रसाद जी भी हैं, और एक भारत सरकार के प्रतिनिधि जी भी है, वो भी है। आखिर ये लोग कर क्या रहे थे? ये ट्रस्ट की मीटिंगें कभी इन्होंने की होगी तो व्यवस्था बनाना इनका काम था, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन से सारा का सारा प्रबंधन, मैनेजमेंट, जो नक्शा चाहो बनाओ, जो निर्माण करना चाहो, हर तरह की छूट दे डाली। तो ये सवाल है कि आखिर ये लोग, अध्यक्ष जी नृत्य गोपाल दास जी देख नहीं रहे थे क्या नीचे क्या हो रहा है? या उन्हें देखना चाहिए? देखिए, वो खुद बहुत बड़ा मठ चलाते हैं, बहुत बड़ा मठ है उनका, मैं फैजाबाद में रहा हूँ, बहुत बड़ा मठ है। इतना बढ़िया प्रबंधन का उनको मास्टरी है, उनको वो है। आखिर लोग कर क्या रहे थे? चंपत राय जो, देखिए, एक व्यक्ति पूरी पूरी इस व्यवस्था और सारे इतने बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों पर हावी हो जाए, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। आखिर इन्होंने हावी होने क्यों दिया? अधिकारी लोग चुप क्यों बैठे रहे? और इतने बड़े बड़े मानिंद लोग, इनके नाम जो सब लोग के जानकारी में है, मैंने जैसा बताया, 9 लोगों का नाम तो ट्रस्ट डीड में जो रजिस्टर हुई 5 फरवरी 2020 उसमें ही अंकित था, पहले 9 नाम। और उसके बाद जो बाकी लोग जो अधिकारी थे, और एक जो अनुसूचित जात के प्रतिनिधि, और एक लोकल, उसका जो नॉमिनेशन वो करना था ट्रस्ट को, उन्होंने कर दिया, जिनको भी किया हो। तो त्रिपाठी जी, ये साफ है कि पूरे के पूरे ट्रस्ट ने बिट्रे किया, जो जैसे कहते हैं लोगों के ट्रस्ट को बिट्रे किया। क्यों किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसी प्रश्न के उत्तर में ये सब छिपा हुआ है। चोरी हुई, लगातार हुई, और उसके प्रूफ अब निकल के आ रहे हैं कि ऐसे आड़े भाड़े के लोग लगाए गए। आप सोचिए कि हजारों लाखों रुपए की धनराशि, करोड़ों रुपए की धनराशि को गिनने की व्यवस्था, जिस तरह की अखबारों में, अगर मीडिया की अगर उनकी खबर को आप माने, तो जैसे लगता है फ्री फॉर ऑल, जैसे वो जो चाहिए आप करिए। कोई जेब में भर के जा रहा, तो कोई बाथरूम में छिपा रहा। ये क्या हो रहा है? ये ट्रस्टी लोगों को क्या पता नहीं था? सबको पता था। और ट्रस्टी लोग को पता था तो चुप क्यों थे? चलिए, चंपत राय तो इंचार्ज थे, उनको तो दंड मिलना ही चाहिए, जेल जाना ही चाहिए। देखिए, प्रश्न इस बात का नहीं कि आपने चोरी की, प्रश्न इस बात का है कि आप चोरी में भागीदार रहे या उसके ऊपर चुप रहे। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रश्न, देखिए, जहां तक ये सवाल है कि इसको कौन कब्जा कर रहा, आखिर कब्जा करने कौन दे रहा है, ये प्रश्न देखिए ना। उसमें ट्रस्टी किसने नियुक्त किया? जिसने ट्रस्टी ऐसे नियुक्त किए जो एकदम शिथिल थे, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो आखिर जिसने नियुक्त किया वो भी तो जवाबदेह होना चाहिए ना, बताना चाहिए उसको आखिर उसने ऐसे नहीं, ट्रस्टी क्यों चुने। ट्रस्टी 2 रास्तों से आए हैं। एक तो भारत सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है, और दूसरे आरएसएस हेडक्वार्टर से नामित किए गए हैं। तो यही 2 सोर्स हैं। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? देखिए, मैं जो ट्रस्ट डीड के बता, 9 परमानेंट ट्रस्टी, ठीक है, जिनका ट्रस्ट डीड में नाम था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी, एक स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी, एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एक रिप्रेजेंटेटिव निर्मोही अखाड़ा का, एक दलित मेंबर अयोध्या का, और एक नहीं, एडिशनल मेरा हिंदू ये कहना है कि इनको नियुक्त आए कहां से, ये तो भाई या तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं या मोहन भागवत जी बता सकते हैं। 2 ही स्रोत से तो आए हैं ना ये लोग। अच्छा, देखिए, अब उसमें जो नाम थे, जो 9 ट्रस्टी थे, जनता को पता होना चाहिए। के पराशरन जी बहुत बड़े वकील हैं देश के। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी। उसके बाद जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रशांतनाथ तीर्थ जी। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी गोविंद देव गिरी, महंत दिनेन्द्र दास, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, जो कि अब नहीं है, शायद वो राजा अयोध्या थे, जो कि अब नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर अनिल मिश्रा, और कामेश्वर चौपाल, द दलित रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस एट द आउटसेट। बिल्कुल आपका सही प्रश्न है कि इनको नियुक्त कैसे किया गया और किसने किया। अगर ये ट्रस्टी बनाए गए थे तो इनकी जिम्मेदारी थी। अगर इन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो ऐसे लोगों को बनाया क्यों गया? और अगर नहीं कर रहे हैं ये लोग जिम्मेदारी का निर्वहन, तो इनको हटाया जाना चाहिए। उनको, इनके ऊपर दोष इस बात का होगा कि आपकी देखरेख में ये सारी लूट हुई,
इस जिम्मेदारी से ये कोई भी ट्रस्टी बचना नहीं चाहिए। एक खुलासा कल किया है अयोध्या फैजाबाद के वकीलों ने, जो अपना ज्ञापन दिया प्रशासन को, जिसमें उन्होंने कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय जो उसके मैनेजमेंट देख रहे थे, और ये तीनों आरएसएस के प्रचारक हैं, इन पर मुकदमा किया जाए, क्योंकि बाकी ट्रस्टी तो नाम मात्र को थे या मीटिंग्स में आते थे, इस सारा प्रशासन का काम यही लोग देख रहे थे। तो आपको लगता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? जब वकीलों ने लिख के दिया है तो इनका नाम शामिल होना चाहिए अभियुक्तों में? बिल्कुल होनी चाहिए त्रिपाठी जी, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी लूट और लगातार लूट, लोगों के ट्रस्टियों की मिली भगत, उनके शामिल हुए बिना किसी तरह संभव, जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है प्रशासन में रहते हुए, जिन लोगों पे सुपरविजन था, पहले दिन चोरी अगर हो और आप न पकड़े तो इसका मतलब आप उससे शामिल है। तो बिल्कुल इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। कि देखिए, इस देश का जो दुर्भाग्य है वो ये है, यहाँ कभी भी बड़ी मछली कभी फंसी नहीं, ये छोटी मछलियां हमेशा जाल में फंसाई गई। देखिए, हमारा देश ऐसे ही नहीं विश्व भर में भ्रष्टतम देशों की श्रेणी में खड़ा है, ऐसे इसीलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ पर कभी किसी को, बड़े आदमी को दंडित आज बताइए कौन दंडित हुआ? इतने इतने बड़े घोटाले इस देश में हुए जिनकी लंबी इतनी बड़ी फहरिस्त है कि अगर हम आप इसको गिनाने लगे तो पता नहीं कितने दिन बीत जाएंगे, जितने घोटाले हुए। कौन जेल गया बताइए आप, कौन दंडित हुआ? तो मुझे तो बिल्कुल साफ दिखता है कि इस मामले में भी छोटी मछलियां, जो वो 10,000 15,000 वाले जो ठेके पे जो बुलाए गए लोग हैं, वही जेल जाएंगे। बाकी आप देखिए, एफआईआर दर्ज की दी गई, भाई आप जांच कर लो ना। मान लो जो वकील लोग कह रहे हैं जो बात, मान लो गलत है, भाई कौन कह रहा है कि उन्हें जेल भेज दो? कह रहे हैं ये हमारी सूचना है, इसको आप दर्ज करिए, इसकी जांच करिए, और इसकी जांच करके अगर ये लगता है कि ये नहीं है दोषी तो छोड़ दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, लेकिन एक और बहुत चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि 5 जून को ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी गए थे, जो कई अभियुक्त पकड़े गए हैं, अब जेल में हैं, उनके घरों से 80 लाख रुपए बरामद किया उन्होंने, और बरामद करके उन्होंने ट्रस्ट के लाकर में रखवा दिया, और इन 8 लोगों को वहां कस्टडी में रख लिया गया। ये कैंपस में ही थे, अनऑफिशियली जिसको कहते हैं, कैंपस में ही थे। और उस समय जब पैसा बरामद हुआ, उसके बजाय, उसी समय रपट लिखाने के बजाय, पुलिस में मामला देने के बजाय, उत्तर प्रदेश सरकार से, चूंकि सरकार भी इन्हीं लोगों की है, एसआईटी का गठन करवा दिया। तो जहां चोरी हो, क्राइम हो, उसमें एसआईटी का क्या रोल बनता है? त्रिपाठी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये शुद्ध एक अपराध है, चोरी, लूट का, धोखाधड़ी का, जो भी आप उसको नाम दें, जो भी धारा उसमें लगाएं, ये अपराध है। इस अपराध का को देखने की, जांच करने की अधिकार सिर्फ पुलिस के पास है हमारे देश के कानून के अनुसार। इसलिए इसमें तुरंत चंपत राय जी को अब एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, अगर वो पाक साफ थे और उनका इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन उनका खुद जाना और पैसा वसूलना, उसके बाद उसको जमा कराना, ये एकदम एक तरह का साक्ष्य देता है कि उन्हें ये जानकारी थी कौन कौन चोरी कर रहा है और किसके घर से मिलेगी। देखिए, ये जो रिकवरी हुई है, ये रिकवरी जो है वो जिसे कहते हैं पूरी लूट का बहुत छोटा सा अंश होगा, मतलब निग्लिजिबल होगा। तो इसलिए इस पर कोई भी ताली बजाने की या उनको कोई श्रेय देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो इतने दिनों से चल रही थी। कि त्रिपाठी जी, मैं कहना चाहूंगा, ये जब मंदिर जब ये मेकशिफ्ट डिमोलिशन के बाद मेकशिफ्ट जो टेम्पल बना, तो उसमें दर्शन जब शुरू हुआ, मुझे 15, 16 या 18 दिसंबर 1992 के आसपास दर्शन शुरू हुआ, तो एक बक्सा जो है दान पत्र मैंने खुद रखवाया, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वहां पर, और उस बक्से में कैसे काउंटिंग होगी, कैसे पैसे के वो जिसे कहते हैं अकाउंट होगा उसका, और कैसे जमा होगा, पूरी व्यवस्था बनाई गई। उसमें 2 मजिस्ट्रेट जो है कि उसमें देख रेख में खोला जाता था, ट्रेजरी का अफसर रहता था, बाकी और व्यवस्थाएं थी जो मुझे अब याद भी नहीं है। इतने वर्षों तक ये व्यवस्था चली। 20 में लोगों ने कुछ परिवर्तन किया होगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, सन 92 के 16, 17, 18 दिसंबर से लेकर 2020 जब ये मंदिर निर्माण शुरू हुआ और ये रामलला की जो मूर्तियां थी हटाई गई, और उसके बाद ही वो शायद दान पत्र की व्यवस्था जो पुरानी बनी थी बंद हुई होगी। सोचिए आप, करीब 28 साल तक ये व्यवस्था आराम से चलती रही, कोई चोरी नहीं हुई। ट्रस्ट बना, चोरी शुरू हो गई।
इसका मतलब जिम्मेदार कौन है? ट्रस्ट के लोग। देखिए, ट्रस्ट में मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, चंपत राय जी या कोई भी और, मिश्रा जी या जो भी हो, वो तो इनका तो कॉम्प्लिसिटी दिख रही, बाकी ट्रस्ट के लोग क्या सो रहे थे? और इनकी चुप्पी, इनका निहित स्वार्थ, इनकी इस पूरे एपिसोड में इनकी मूक रहना, ये इनका एक तरह से इन्हें अपराधी घोषित करता है और इन सब लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होता तो ये देश दुनिया के भ्रष्टतम देशों की श्रेणी में न नहीं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि राम मंदिर का जो पूरा क्रेडिट और पॉलिटिकल उसका फायदा भाजपा ने लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, शिलान्यास से लेके मंदिर के उद्घाटन से लेके और ध्वजारोहण तक प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने उसका अपना प्रोपेगेंडा कराया, मोहन भागवत जी आए, उन्होंने संबोधन किया। तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्हें दिया था ये जिम्मेदारी कि ऐसा ट्रस्ट बनाओ जो ठीक से काम काज करे। आपने ऐसा ट्रस्ट बनाया जो चोरी करवा रहा है, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं त्रिपाठी यही कह रहा हूं, ये ट्रस्ट बनाने वाले लोग बिल्कुल जिम्मेदार है सीधे तौर पर कि उन्होंने ऐसे लोगों को वहां बैठाया जिनके बारे में शायद इनको अंदाजा रहा होगा कि कुछ भी नहीं करेंगे, और फिर जो लोग इनके चुनिंदा लोग हैं उनको ये फ्री रन होगा कि जो चाहे करें, और वही हुआ। इसलिए इस दृष्टि से बिल्कुल मैं मानूंगा। देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राम मंदिर जैसा मुद्दा इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, इस देश का इतिहास, भूगोल सब बदला। मैं आपको बता रहा हूं, स्थितियां पूरी बदली, मैंने इसको बदलते हुए देखा है। अगर ऐसे मंदिर के मामले में भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह की व्यवस्थाएं चलाने की स्थिति बनी हुई है। ये रिफ्लेक्शन है हमारे पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर, हमारे पूरे के पूरे जो हमारा जो देश चलाने का जो ढंग है। आपने अभी एक जमीन खरीद फरोख्त की बात की। देखिए, ऐसा है, ये इतना दुखद पार्ट है। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, इस जमीन की लूट, बेईमानी की खबर पूरे देश भर में छपी और साफ दिख रहा था कि इसमें बेईमानी की गई, भ्रष्टाचार किया गया। कुछ भी नहीं हुआ। और किन लोगों ने किया, ये नाम सामने आ चुके हैं कि आपको 2 करोड़ में एक बार जमीन खरीदी, 18 करोड़ में दूसरे दिन। ये बताइए, ये आंख कान इनके बंद हैं क्या? ये बहरे हैं, अंधे हैं कि क्या है? इनको सब पता है। देखिए, मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभव है, मैं सब तो नहीं जानता चीजें, लेकिन इतना थोड़ा अनुभव मेरा जो है प्रशासन में काम करते हुए, ये लोग जितने भी हैं भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, ये इसमें शामिल है। इन्होंने इस मंदिर की जो चढ़ावे की लूट की है और उस लूट के भागीदार बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और उन सारे लोगों को अकाउंटेबिलिटी उन पर होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसे ट्रस्टियों को नियुक्त किया जो या तो बड़े शिथिल थे या बड़े भ्रष्ट थे, तो आखिर जिम्मेदारी तो उनकी है ना, जिन्होंने ऐसे लोगों को नियुक्त किया, चुना। आपको चुनने का पूरा अधिकार मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ नहीं कहा। आपने पहले दिन ही 9 नाम डाल दिए, तो इनसे पूछिए ये 9 नाम आए कहां से? इनके लिए कोई सिलेक्शन कमेटी बनी थी? आपने कोई चयन निकाला था? एक्सपर्टीज देखी थी? मैंने आपको 9 नाम पढ़ के सुना दिए, ये किस आधार पर लाए गए? क्यों इन्होंने? देखिए, लोगों को लाना बड़ी अच्छी बात, लेकिन इन लोगों का जो आचरण आज दिख रहा है, ये चुप्पी साधे बैठे रहे। क्यों चुप्पी साधे हुए थे? इनसे पूछा जाना चाहिए। जितने भी लोग हैं, ये बड़े बदनाम मत के लीजिए, ये कोई बड़ा नहीं है। अगर उनके सामने ये अपराध हो रहा था तो क्षमा करिए, मैं सबसे क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं, आप लोग दूध के धुले नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव जिम्मेदारी है। आपने जमीनों वाली बात की, बीइंग कलेक्टर, बीइंग IAS ऑफिसर, आप लोग रेवेन्यू ला के माहिर माने जाते हैं, उस्ताद माने जाते हैं। जमीनों में एक मामला आया कि एक जमीन कोई भी, मान लीजिए 2 करोड़ में एक पार्टी ने खरीदी, 10 मिनट बाद वही जमीन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने 10 गुने दाम पे खरीद लिया, बैनामा करा लिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे जानकारी नहीं है कि क्या बिना दाखिल खारिज हुए मैं एक जमीन खरीदता हूं, 10 मिनट बाद मैं उसको बिना दाखिल खारिज कराए मैं बेच सकता हूं, और ट्रस्ट के लोग इतने इनोसेंट हैं कि उसको 10 गुना दाम पे 18 करोड़ में खरीद लें? ये इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है और यहाँ पर पूरी तरीके से सच साबित होती है। जब बाढ़ खेत को खाने लगे
तो खेत को बचाएगा कौन? जब पूरी सत्ता इस बात पे झुक जाए कि हमें लूटना है, तो ये सब चीजें बेमानी हो जाती है। ये असंभव है कि रजिस्ट्री होने के आधे 2 घंटे बाद जो है किसी का 10 मिनट बाद, केवल 10 मिनट। असंभव, असंभव। ये देश के इतिहास, ये लिखा नया इतिहास जाएगा। इस प्रशासन की तत्परता जिसने भी किया वो तो महिमा मंडित करने काबिल है कि भाई तुमने वो कमाल का काम किया जो इस देश में आज तक किसी कोने में, मैं पूरे जम्मू कश्मीर से त्रिवेंद्रम तक की बात कर रहा हूँ, हुआ ही नहीं आज तक कभी। ये आज तक आप 10 मिनट में उसका करते हो, उसके तुरंत ही बाद 2 करोड़ की जमीन को आप 18 करोड़ में खरीद ले और आज भी आप कुर्सी पे बैठे रहे। ऐसा मतलब देश की जनता यह समझ ले कि उसके उनके साथ हो क्या रहा है। ये देखिए, ये नहीं तो इसमें नहीं तो कलेक्टर वहां के क्या कर रहे थे? ये अगर उनके आंख के नीचे हो रहा है, कोई इस तरह का सौदा कर रहा है, ओवर प्राइसिंग कर रहा है, तो कलेक्टर क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं? सवाल ये भी तो है ना। वो आंख बंद करके बैठे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुछ नहीं। मैंने आपको कितनी बार आपकी चर्चा पे कहा कि 2 तरह के बेईमान होते हैं, एक होते हैं रिश्वत खाने वाले, एक होते हैं कुर्सी के चोर, कुर्सी के रिश्वतखोर। जो आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी ना देखे, कुछ भी ना सुने, कुछ भी ना बोले, वो कुर्सी का रिश्वतखोर है। उसने वो हटना नहीं चाहता वहां से। नहीं तो आपको सही काम करने से इस देश की व्यवस्था में कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उसका इतना अच्छा होता है कि आप अपने पद पर शायद न रहें, बस इतना। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको कह सकता हूं कि जो भी लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों बैठे हैं, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए, इस देश ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है और इतनी सुरक्षा दी है, उसके बाद भी इस तरह का नकारापन, इस तरह के काम चोरी, इस तरह की बेईमानी बड़ी दुखद है। और आप छोटे छोटे पदों के लिए ये इन गलत गलत कामों के प्रति आंख बंद करके बैठे हैं, शर्म करिए। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और देखिए, आप हम लोग मिलकर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश का बहुत नुकसान कर चुके हैं। नुकसान तो आप हमेशा बार बार गिनाता हूं कि दुनिया के भ्रष्टतम देशों में आप खड़े हैं। बताइए, शर्म नहीं आती आपके इन्हीं कर्मों से? ये जो उदाहरण आपने दिया है 10 मिनट में करना, ये कभी देश भूलेगा नहीं। और जब कभी भी भ्रष्टाचार की नई परिभाषाएं बनेंगी तो ये केस कोर्ट किया जाएगा कि हमारे देश में ये भी संभव है कि आप रजिस्ट्री कराइए और 10 मिनट में आप दूसरे को बेच दें और 10 गुने दाम पे, 10 गुने दाम पे बेच, कोई बोले ना तत्कालीन पहली बात तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती जब तक आप उसके स्वामी नहीं बने हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ। आप रजिस्ट्री कैसे हम करा लेंगे? हम पागल हैं कि 18 लाख करोड़ रुपए दे दिए हमने। त्रिपाठी जी, मैं एक बहुत और उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार कोई आदमी मुझसे एक काम के लिए आया, तो मैंने कहा तो हो ही नहीं सकता। तो वो हंसा। उसने कहा सर आप अभी, आपका अनुभव, मैं नया था तब, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। उसने कहा सर अभी आपको देश का अनुभव नहीं है। हमने कहा नहीं यार क्या बात करता है, ऐसे नहीं होता। वो 2-3 साल बाद लौट के आया। उससे कहा कि हमने कहा मुझे क्या हाल है भाई? उन्होंने कहा सर ऐसा है, बस ये बताने आया हूँ जो मैंने आपसे कहा था, जिसके बारे में आपने कहा था कि वो कभी हो ही नहीं सकता, वो हो गया। उसे एक बात मुझे सीख थी, इस देश में सब कुछ संभव है। इस देश में सब कुछ संभव है। एक सवाल मेरा और है आपसे। आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ा होगा, देश का प्रतिष्ठित अखबार है। किसी ने आरटीआई के जरिए राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में कुछ सूचनाएं चाहिए थी और उसमें जो आरटीआई कमिश्नर हैं उन्होंने उसमें होम मिनिस्ट्री का ये तर्क मान लिया कि ये ट्रस्ट स्वायत्त शासी है और इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। मेरा आपसे ये जानना है कि जिस ट्रस्ट में पब्लिक के पैसे, जो 67.7 एकड़ जमीन खरीद करके नरसिम्हा राव सरकार ने रखी हुई थी कि दी जाएगी, वो पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से खरीदी गई थी, टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई थी। जो 1 रुपया भी ट्रस्ट में इनिशियल दिया गया, जो ट्रस्ट गठित हुआ, ट्रस्ट डीड, वो भी सरकारी पैसा था। तो जिसमें सरकारी या पब्लिक का पैसा और जमीन लगी हो, उस ट्रस्ट के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती? वो आरटीआई के दायरे से बाहर कैसे हो सकता है? पाटिल जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। ये सारा लैंड एक्विजिशन का काम मेरे कार्यकाल में हुआ। मैंने सारे भूमि का करोड़ों रुपए कंपनसेशन बंटवाया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सरकार ने अपने खजाने से इसमें से पैसा दिया है और ये जमीन खरीदी गई है और जो आज ट्रस्ट के पास है। देखिए तो बड़ी एक कोर्ट, गांधी जी एक बात कहते थे, उनका एक कोट मुझे हमेशा याद रहता है
उन्होंने गलत तो सही की परिभाषा इतनी बढ़िया दी, इतनी सिंपल दी, जो हर व्यक्ति जो सुन रहा उसको, जो आपके श्रोता वो भी जान ले। उन्होंने कहा देखो भाई, जिस काम को करके छिपाना पड़े वो काम गलत है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि अगर आप सूचना देने से घबरा रहे हैं, इसका मतलब है बहुत गड़बड़ झाला है। किसी को भी कोई सूचना देने से कभी घबराना नहीं चाहिए। और अगर आप घबरा रहे हैं तो आप जान लीजिए, जब तक कि देश की सुरक्षा या सीक्रेट वो ना हो, जिसको कि वास्तव में कानून नहीं बाहर आना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है सरकारों में। मैं सरकारों में 37.5 साल काम कर चुका हूं, और मैं आपसे बिल्कुल पूरे विश्वास से मैं कह रहा हूं आप इस प्रोग्राम पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले छोड़ दें आप, कि जिसको बताने में आपको हिचकिचाहट हो। वो तभी आपको हिचकिचाहट होगी जब उसमें गड़बड़ झाला हो। और ये आरटीआई के बाहर नहीं है, ये आरटीआई के अंदर है, इसलिए क्योंकि इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है और ये जमीन आपको निःशुल्क दी गई है। इसके अलावा ये सरकार के नोटिफिकेशन से गठित ट्रस्ट है। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार के गजट में ये पब्लिश हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर घोषणा की, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस पर प्रेस रिलीज जारी की। इसको ये कहना कि आरटीआई के परव्यू से बाहर है, ये बिल्कुल उचित नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी ये आरटीआई एक्ट जो है वो एक बहुत कमजोर एक्ट है। ठीक है, अच्छा एक्ट है कि सूचना जनता के लिए, बहुत कमजोर एक्ट। इस देश में जब इंडियन पीनल कोड, जब अब भारत दंड संहिता हो गई है, भारत न्याय संहिता हो गई है, और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जैसे एक्ट फेल हो गए हो जहां, तो वहां आरटीआई बेचारा क्या करेगा? नहीं, बात आरटीआई की नहीं है, बात होम मिनिस्ट्री क्यों छिपा रही है, क्यों छिपाना चाहती है? मैंने आपको उत्तर दे दिया। आप छिपा इसलिए रहे कि गड़बड़ झाला है। जो काम गलत है वो छिपाने की आपका, गांधी जी का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जिस काम को करने के बाद छिपाना पड़े वही गलत है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं ये बताने की स्थिति में है, सूचना देने की स्थिति, इसलिए ये स्थिति आ रही कि आप उसको आरटीआई से बाहर कर रहे हैं। बाकी सबसे सिंपल इसका हल है, इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो, ईमानदारी से जांच की जाए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के एक इतने महत्वपूर्ण मामले से जुड़ा है सर ये प्रकरण, कि अगर इसमें भी कोताही बरती गई तो मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा कि इस देश के लोगों का यहाँ की व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि राम के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। वो चाहे कुछ भी और चीज कहें, लेकिन इसके साथ जुड़ी है। अगर वह उस मंदिर में भी लूट हो और उस लूट के लिए लोग दंडित तक किए जाएं, ये देश की सरकार और व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। ये बहुत दुखद होगा। और इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये भगवान राम की के प्रति लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और अगर इसमें न्याय संगत और विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत दुखद होगा और इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय शंकर पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।